कहीं सरमाना नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। मैं ये बात और बोल देता हूँ, और तैयारी करते नहीं है, खाली चाहते हैं कि एग्जाम देने से हम सफल हो जाए। तो अगर ऐसा हो तब तो इतनी बेरोजगारी नहीं होती है कि नहीं बात। सपने हर कोई देखते हैं, हर किसी को लगता है मन कि हम IAS बने, IPS बने, लेकिन वो बनने के लिए जो है एकदम कहते हैं ना कि शरीर को जो है गला देना पड़ता है, यानी अपना सर्वस्व जो है, फोकस जो है उसी के ऊपर वो केंद्रित कर देते हैं। अपने आप को एक तरह से कहिए कि दुनिया जमाने से जो है कैद कर देते हैं, हमको अभी कुछ भी फोकस नहीं करना, और तब जाके जो है उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही अगर आप सोच लीजिएगा कि फॉर्म भरेंगे और वहाँ ऑब्जेक्टिव तो है, रखने वाला है, रख देंगे, भगवान भरोसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। फिर आगे इंटरव्यू में आप जो है गायब हो जाएंगे, है कि नहीं। और वैकेंसी अभी ताबड़तोड़ आने वाली है। गलती ये है कि कहते हैं ना कि सबको एक ही समान समय मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलता है, सब एक प्रकार से समय सबको मिलता है। और यही है कि उस समय को जो है इस्तेमाल करके बहुत से आगे बढ़ जाते हैं और पिछड़ जाते हैं बहुत सारे लोग जो उसका उपयोग नहीं करते। उपयोग करना पड़ेगा। और आपको तो कह रहे हैं कि मैं भी साथ दे रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री भी साथ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वैकेंसी निकाल भी करेंगे, हो सकता है ना, अभी रोके हुए हैं लेकिन निकालेंगे, है ना। और राज्य के मुख्यमंत्री तो कन्याओं के लिए जो है एकदम कहते हैं कि खुली छूट दे रखे हैं, और इस छूट में अगर आप अपना लाभ नहीं निकाल पाए, अपने लिए एक सीट हासिल नहीं कर पाए, तो इसमें कमजोरी आपकी है, राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं। हाँ, लड़का लोग कहें कि हम लोगों पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये मान सकते, हालांकि इस बार उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लड़कियों को जो है हद से ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। हाँ, तो एकदम इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। 1.5 साल जो है, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं मांग रहा हूँ, 1.5 साल समय मन से दीजिए। मैं जनरल कंपटीशन के लिए हमेशा कहता हूँ कि 1.5 से 2 साल, उससे ज्यादा समय नहीं देना है। और 2 साल में जितने रिश्ते नाते परिवार हैं, दुनिया जहान है, सबको त्याग कीजिए। सब बाद में, सबसे पहले आप अपना कैरियर को बनाइए। कैरियर जब बना लीजिएगा, आप अपने आप को इस लायक बना लीजिएगा कि परिवार में अन्य लोग जो हैं जिनको सहयोग की आवश्यकता पड़े तो आप सहयोग कर सकें, इस लायक बन जाइएगा, फिर मिलिए ना दुनिया जहान सब। 2 साल एकदम त्यागना पड़ेगा बात, और इस 2 साल में ले लेना है। अगर नहीं जॉब मिली तब फिर इसको त्याग दीजिए सेक्टर और कहीं प्राइवेट जॉब में चले जाइए। 2 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन ये 2 साल जो समय देंगे वो नकली समय नहीं है ना। अभी का पता चला आधा बच्चे जो है बाराती गए हुए, लीजिए, कोई बाराती गए हुए हैं, कोई कहीं गए हुए हैं। अब इस प्रकार से जिनको अपनी जिंदगी का फोकस खुद करना चाहिए वो लापता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ऐसे, है ना। तो खैर छोड़िए, एक गुड न्यूज दे दी है, उदास मत होइए। गुड न्यूज क्या है कि पाकिस्तान पेट से है, मतलब समझ गए ना, गर्भवती है, और संतान के रूप में क्या प्राप्त होगा, बलूचिस्तान। आज के ही न्यूज में दिया हुआ है कि बलूचिस्तान जो है पूरी तरह से बोल रहे हैं कि हमको स्वतंत्र कर दीजिए, हम ऐसे करतूत करने वाले के साथ नहीं रहना चाहते। यानी पाकिस्तान का ही वो भूभाग है जहाँ के लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इसका लक्षण ऐसा है कि लात जूता खाने वाला ही काम करेगा, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। और भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है, भारत से गुजारिश है कि आप जो है हम लोग को सहयोग कीजिए और हमें अलग राष्ट्र बनाने में, बनेंगे तो जरूर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और साथ ये भी कह रहा है कि भारत सरकार ने जैसा कि कहा कि POK खाली करो, POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वह भाग जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, उसको POK कहते हैं। और इंडिया वाला है वो क्या है, वो भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। तो POK जो है वो भारत का ही अंग था, हमारे माननीय नेहरू जी के कारण जो है। खैर इस पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चला गया। कुछ हुई खामियां, है ना, कुछ गलतियां या कुछ वैसे परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। बस यही कहूँगा कि जो चल गया तो पीछे की बात को अभी छोड़ दीजिए। अभी करेंट बात यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि POK को क्या करना है, पूरी तरह से खाली करना है और इंडिया को सौंपना है ना।
यानी ये मिला है, तो बलूचिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि पीओके हिंदुस्तान का है, उसको वापस करो। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उधर से भी आप सहयोग मिलने लगा है और बहुत कुछ जल्द ये खुशखबरी हो सकता है आ जाए ग्लोबली, तो ये संभावनाएं काफी ज्यादा है। खैर बात की बात, तो मायूस नहीं होना है जीवन में। देखिए पीछे का जो टॉपिक था ऋग्वेद, वो पूरा का पूरा बता दिया। सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद जो है यानी इसका एक्सप्लेनेशन जो है पीछे के अध्यायों में किया जा चुका है, क्लास में बता चुके हैं। उसके बाद पुराणों की संख्या 18 और उन सबके बारे में जो है बता दी, है ना। पुराण खत्म होने के बाद आगे जो है चलते इतिहास के अगले दौर में हमारे देश के इतिहास के बारे में जो है जानकारी और किन से मिलती है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों से, है ना। यानी विदेशी यात्री जो विदेश से ट्रैवलर्स जो है पीछे के समयों में आए और उन सब यात्रियों के जरिए हमारे देश को जो जानकारियां मिली हैं, यानी उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में, यानी जो यहाँ उन्होंने देखा उसको अपनी यात्रा वृत्तांतों में लिखा और उससे जो जानकारियां प्राप्त हुई उसी का अंश हम लोग आज पढ़ेंगे। हाँ पूछिए। कल पूरा पुराण कल जीएस स्टॉप किए थे हम, क्योंकि हाँ तो साहित्य वाला साहित्य भी बता दिए। हाँ जिस दिन जो पकड़ते हैं टॉपिक वो खत्म। खैर फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव वाला जो है टॉपिक यहाँ पर देख लीजिएगा। कहते हैं कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, जिसमें सबसे पहली जानकारी किसकी है, यूनानी रोमन लेखक, और यानी कि यूनान से आने वाले रोमन लेखक जो हैं वो कौन कौन से थे और उनसे जो है क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले कौन है, टेसियस। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनान का राजवैद्य था। इसने भी भारत के बारे में जो है कुछ जानकारियां प्रदान की, लेकिन ये जानकारियां जो है 100% ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एकदम सत्य है ना। तो फिर भी कुछ जो है जानकारियां इनसे हासिल की गई हैं भारत के बारे में, लेकिन उन जानकारियों का जो है 100% सत्यापन नहीं किया गया। टेसियस के बाद दूसरा नंबर आता है हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने भी जो है एक किताब लिखा और उस किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका, जिसमें 5 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व जैसे ही लग गया तो ईसा पूर्व जो है पीछे का समय जाने लगता है, यानी ईसवी से पीछे का समय, और ईसवी लगा तो 1 ईसवी के बाद ये जीसस क्राइस्ट के जो है बर्थ के अकॉर्डिंग ये बनाया गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है उसको क्या कहेंगे, ईसा पूर्व, और उनके बाद का जो समय है वो ईसवी होगा। ठीक है, तो 5 ईसा पूर्व में इंडिया यानी हमारे हिंदुस्तान और फारस के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, किसके किसके बीच, हिंदुस्तान और फारस के बीच। फारस का जो है वर्तमान नाम क्या है, ईरान जिसको कहते हैं। तो भारत और फारस के बीच में जो है जो व्यापारिक संबंध थे उसके बारे में वर्णन मिलता है कि इंडिया और फारस का जो है व्यापारिक संबंध उस समय से था। हालांकि यह भी जो है 100% विश्वसनीय नहीं है, मतलब पूरी तरह से जो है विश्वसनीय नहीं है। उसके बाद है सिकंदर के साथ, क्योंकि ये जानकारी जो है ना जैसे लोगों से जो सुना गया उसके आधार पर और मैंने कोई ठोस सबूतों के आधार पर नहीं लिखा है ना, तो इस वजह से जो है यानी ये जानकारियों को जो है भारत फारस के जो रिश्ते मजबूत थे इसके बारे में सही सत्यापन नहीं अभी तक हो पाया। उसके बाद है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का नाम, यानी सिकंदर के साथ, महान सिकंदर जिसके बारे में बताया थे कि पूरी दुनिया को फतह करने की जो है उसने सोच रखी थी, पूरी दुनिया को जीतेंगे और पूरी दुनिया की जो है जीतने का जो है उसने सफल सोचा था बाल्यावस्था में, और भारत में आया और भारत में आगे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो भारत में आया और 2 लोगों ने जो है, ऐसे उनके साथ देने वाले बहुत थे, लेकिन एक शिक्षक और एक छात्र, समझिए कि इन दोनों के नेतृत्व में जो है वो यहाँ से चला गया, जिसके सामने जो है कहते हैं कि बड़ा राजा जो था जिसके पास अपार सेनाएं होती थी, वो जो है अपना मुकुट उसके चरणों में रख देता था कि हम सिकंदर से युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसी समय भारत में एक शिक्षक जो है एक बच्चे को ट्रेन कर रहे थे और ट्रेनिंग इतना भयानक दे रहे थे कि उसको बोल देते थे कि बेटा इस धरती पर तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं है,
तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है जो आ रहा है उमड़ता हुआ है ना, नाम है उसका सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का जो है सपना देखा है ना, तुम्हारे टक्कर का वही है बेटा। समय आ रहा है करीब, टकराना है ऐसा कि जीवन भर वो याद रखे कि कैसा भारतीय होता है ना। तो माँ भारती के सपूत को जो है उन्होंने ट्रेंड किया था दुनिया में, बताएंगे उसके बारे में आगे की क्लास में। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, तो मेगा सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का नाम, यानी कौन कौन से वो लेखक थे जो सिकंदर के साथ आए थे, तो वो कौन कौन थे? निरियाकस, अनेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस। नाम पढ़ने में थोड़ा सा त्रुटि होगी तो इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा। निरियाकस, अनेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस। और इससे जो इन्होंने, यानी ये सब जो आया था सिकंदर के साथ, और उसने जो भारत का विवरण प्रस्तुत किया है, भारत के बारे में जो लिखा है वो विवरण, यानी यहाँ से पीछे का जो विवरण है वो प्रामाणिक नहीं है, लेकिन ये जो विवरण दिया है यहाँ से वो प्रामाणिक है और विश्वसनीय है, यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है ना। उसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये सेल्वस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो है कुछ जानकारियों के लिए बताया था कि हाल फिलहाल में कुम्हरार पार्क गए थे, जो मौर्य वंश से संबंधित जानकारियां वहां आपको मिल सकती, लेकिन कुम्हरार पार्क में जो है पटना के बच्चे जो है एकदम भारत करके रह गए। ऐसा लगता है कि बुलडोजर बाबा को भी बिहार में लाने की आवश्यकता। गए बड़े शौक से कि जो है मौर्यकालीन अवशेषों को देखेंगे, गेटे पर जो है एंट्री मारे और इतना भयानक दृश्य दिख गया, समझ में नहीं आता है कब सुधरेंगे। पूरे पटना को सड़ा गला के रख दिए। एक और स्मृति पार्क बना है, ये गांधी मैदान से कॉर्नर में, गांधी संग्रहालय के जस्ट सटे स्मृति पार्क में जो है मिसेज को भी साथ लेके गए और मुझे लगा कि बढ़िया बना है तो घुमा देते। लेके गए तो देख रहे उधर पुल में बैठे हुए हैं, कोई उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, जोड़े जोड़े वैसे कार्य जो फिल्मों में देखते हैं। इमरान हाशमी महोदय के भक्त लोग जो है वहां बैठे हुए। अब वो बोलती है कि और कोई जगह नहीं मिला, यही सड़े हुए जगह पे हमें घुमाने के लिए लाए हैं, तो बताइए है ना। बताइए म्यूजियम को भी नहीं छोड़े, अच्छी बात नहीं है। स्वच्छ परिवेश होना चाहिए ताकि बच्चे जो है, वो इतिहास है तो वहाँ इतिहास बनाने वाले बैठे हुए है ना, उनका अलग ही इतिहास बनेगा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज जो है सेल्वस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसके राज दरबार में आया था। और इसने अपनी किताब लिखी थी इंडिका। अगर पूछा जाए कि इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम क्या है तो मेगास्थनीज। अब इस किताब की खासियत क्या है? मेगास्थनीज ने जो किताब इंडिका लिखा, उस किताब की खासियत ये है कि मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का जो है वर्णन उस किताब में मिलता है। यानी मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समाज जो है मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था तो उस समय मौर्यकालीन समाज कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, संस्कृति कैसी थी, ये इंडिका पुस्तक में वर्णन मिलता है। चलिए, मेगास्थनीज के बाद आता है नंबर डायमेकस का। किसका नंबर आता है? डायमेकस का। ये सीरियन नरेश एंटियोकस, बढ़िया से पढ़िएगा इसे, क्या लिखा हुआ है? एंटियोकस का राजदूत था, यानी सीरिया के जो राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस, उनका ये राजदूत था। राजदूत का मतलब क्या होता है? राजदूत एगो पहले फटफटी आता था, तो रॉयल एनफील्ड जो है जो उस समय का रॉयल एनफील्ड वही था ना, यानी बुलेट बाइक समझिए वही। तो लेकिन यहाँ राजदूत का अर्थ क्या होता है? राजा का दूत, उसको कहते हैं राजदूत। समाज में आप लोग पढ़े होंगे है ना। तो राजदूत का अर्थ होता है राजा का दूत, यानी जो राजा के संदेश को पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? राजदूत। तो सीरियन नरेश एंटियोकस का ये राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार और बिंबिसार अलग अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है पितृहंता वंश? जी नहीं, पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है हर्यक वंश को क्योंकि उस वंश के जितने भी संतान हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए उस वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। और बिंबिसार के बारे में बताए थे कि वो अपना साम्राज्य विस्तार के लिए एक अलग ही नीति का अपनाया था। बताए थे कि अपने अगल बगल के पड़ोसी राजा को चैलेंज देता था, यानी कि दो ही ऑप्शन देता था। एक ऑप्शन क्या था
या तो हमसे युद्ध करो, या दूसरा ऑप्शन या तो अपनी पुत्री का विवाह करा दो। अगर पुत्री का विवाह करा देगा तो दामाद जी के एरिया में कौन जाएगा अटैक करने, इस वजह से उस ओर से उसका क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। तो इसको कौन अपनाया था, बिंबिसार। लेकिन यहाँ बिंदुसार की बात की जा रही है ना। तो आपका अंतियोकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में। और इससे मौर्य युग से संबंधित जो है जानकारी मिलती है डायमेकस से। उसके बाद है डायोनिसियस। नाम जो है थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है, पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा। नाम क्या है, डायोनिसियस, डायोनिसियस है ना। और ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, यानी मिस्र का राजा जिसका नाम था डायोनिसियस। ये मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था ना। अशोक वही जो आगे चल के कौन धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसने अपने बेटे महेंद्र और संमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, है ना। और कब जो है इसके अंदर समर्पण की भावना आई थी, आगे के टॉपिक में जो है आगे की क्लासेस में इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे जो है यानी कलिंग युद्ध, कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा को कहते हैं, और मगध और कलिंग के बीच भयंकर युद्ध हुए। और इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। फिर वहां की जो है जो रानी थी वो आई युद्ध लड़ने के लिए, है ना। लेकिन अशोक ने बोला कि हम स्त्रियों पर प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हमारा गर्दन क्यों न कट जाए। और वहीं के दृश्य देखकर जो है वो बहुत सारी बातें बोली थी, आगे की क्लासेस में इसके बारे में बताएंगे। उनसे प्रभावित होकर जो है अशोक ने बोला कि अब हम शस्त्र त्याग देंगे, आज के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। तो डायोनिसियस ये अशोक के राज दरबार में आया था, है ना। उसके बाद है टॉलमी। टॉलमी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या हुआ, भारत का भूगोल। और ये किताब कब लिखा था, दूसरी शताब्दी, है ना। और उसके बाद प्लिनी। प्लिनी ने जो है वो भी एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या था, नेचुरल हिस्ट्री, है ना। ये किताब कब लिखी गई थी, प्रथम शताब्दी में। और इस किताब में भारत देखिए नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल तो नेचुरल जो है यानी प्राकृतिक की ही जो है आपका इतिहास का वर्णन किया गया। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, प्लिनी के द्वारा। जिस किताब, और ये कब लिखी गई थी, प्रथम शताब्दी में। और इस किताब में भारतीय पशुओं यानी उस समय भारत में, जब ये भारत में आया था, उस समय भारत में कौन कौन से पशु पाए जाते थे, पेड़ पौधों को जो है कौन कौन से पेड़ पौधों को इसने देखा, और यहाँ कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते थे, इन सब का विवरण इस नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में इसने लिखा है। किसने, प्लिनी। खनिज रिसोर्सेस यानी संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, क्या क्या था। उसके बाद है एक किताब का नाम, देखिए इसके लेखक का नाम पता ही नहीं, आगे वो इसके लेखक का नाम पता ही नहीं है ना। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस किताब के लेखक कौन है ये पता ही नहीं। ये हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे, यानी हिंदुस्तान की ओर हिंद महासागर से आए थे भारत की यात्रा पर। और कब आए थे, 80 ईस्वी में आए। कब आए थे, 80 ईस्वी। इनका नाम लेकिन पता नहीं क्या नाम है। और इन्होंने भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का जो है जिक्र किया है इसमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन, है ना। तो आज के लिए जो है आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से, और रिवाइज करके लगेगा, है ना। बंद करा। और हाँ, ये बात याद रहे कि कंजूसी नहीं करना है बाबू, है ना। एकदम 2 साल जो है मन से समर्पण की भावना आप लोगों में होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। इतना भी आसान नहीं है, अतः मन से मेहनत